नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब आपको सीधे चंपावत की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो इस वक्त है और ये आप रोड शो की तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये रोड शो दरअसल जीत के बाद से अब अलग अलग इलाकों में पहुंच करके वो रोड शो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जनता ने जो समर्थन, जो भरोसा उनके ऊपर जताया है, उसको लेकर के ये रोड शो है। और चंपावत के लोगों से अब ये इंट्रैक्शन करते हुए जनता के साथ जुड़ाव बनाए रखने के लिए ये उनका रोड शो माना जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें सुरक्षा का एक कड़ा घेरा भी तैयार किया गया है, लेकिन ये पूरा जो रास्ता है, अब आप ये देखिए कि चंपावत होते हुए और खास करके जो सरकार के एजेंडे में मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण को शामिल किया गया है, प्राथमिकता के साथ इस पर काम करने की जो कोशिश की गई है, इसको भी फोकस रख करके जनता के बीच बताने के लिए, पहुंचाने के लिए भी लगातार ऐसे कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये रोड शो बेहद खास है और इस रोड शो के दौरान उनके साथ कई नेता नज़र भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस रोड शो के अंदर बहुत हद तक कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच करके सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं, कार्यक्षेत्र क्या है और क्या उनका आगे का काम होगा, कैसे किया जाना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के तैयारियां भी हैं। लेकिन इस दौरान जनता से मिलते हुए, जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ जोड़कर नमन करते हुए आप यहाँ पर इस वक्त तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 से 5 मई तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। हरिद्वार और यमकेश्वर के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 3 मई को अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को सुपुर्द करेंगे और हरिद्वार में बने यूपी के नए होटल का अनावरण करेंगे। वहीं 4 मई को गुरु वैद्यनाथ की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। सीएम योगी अपने पैतृक गांव पंचुर भी जाएंगे, अपनी माता का भी आशीर्वाद लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है, हरिद्वार और यमकेश्वर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और 3 मई को अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को सौंपेंगे, सुपुर्द कर देंगे। और वहीं साथ ही साथ 4 मई को गुरु वैद्यनाथ की मूर्ति का अनावरण भी उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि इस दौरान वो अपने गाँव भी, पैतृक गाँव भी जा सकते हैं। पंचुर में जाने का कार्यक्रम भी यहाँ पर संभावित है और ये माना जा रहा है कि इस दौरान वो अपने परिवार से भी मुलाकात करेंगे। तो 3 से 5 मई तक उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। हरिद्वार और यमकेश्वर के कार्यक्रमों में वो शामिल भी होंगे और इसके साथ साथ 3 मई को अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को सुपुर्द करेंगे। तो यहाँ कई कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री शामिल भी होंगे। 4 मई को गुरु वैद्यनाथ की मूर्ति का, दरअसल सीएम योगी अपने पैतृक गांव पहुंच करके मां का आशीर्वाद भी लेंगे। वो पैतृक गांव भी जाएंगे और इस दौरान ये माना जा रहा है कि गांव में पहुंच करके समय से जब वो गांव नहीं पहुंच पाए हैं, अपने पैतृक गांव में वो नहीं जा पाए हैं, तो ऐसे में अब वो वहां पर जाएंगे। भ्रमण प्रोग्राम है, उसमें वो अपने गुरु आदित्यनाथ जी का अनावरण करने आ रहे हैं मूर्ति का। तो उसके बाद उनके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी माताजी से मिलने का जो भी समय होगा वो मिलने जाएंगे। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी खुशी की लहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी उत्तराखंड के दौरे पाएंगे, अपने गुरु जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद हो सकता है माता जी से आशीर्वाद लें। बाकी प्रोटोकॉल की बहुत ज़्यादा जानकारी हमको भी नहीं है, परंतु संगठन बहुत ज़्यादा उत्सुक है योगी जी के स्वागत के लिए। पूरा संगठन, पूरा जिला, हमारे सब नेतागण, जितनी जानकारी मुझको है, बहुत उत्सुक हैं और बहुत भव्य स्वागत योगी जी का
होने जा रहा है। जो कार्यक्रम था अपनी गुरु की प्रतिमा का, वो पहले कोविड काल में होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया, और उसके बाद अब ये कार्यक्रम हो रहा है, तो बड़ी हर्ष का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पौड़ी जिले से संबंधित रखते हैं, तो हमारे लिए भी हर्ष का विषय है कि इतने बड़े व्यक्ति और आज पौड़ी में आएंगे और अपने गुरु का अनावरण करेंगे, तो बहुत खुशी की बात है। और ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये उत्तराखंड के दौरे पर जब 3 से लेकर के 5 मई तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, तो न सिर्फ हरिद्वार पहुंचेंगे बल्कि यमकेश्वर में भी कई कार्यक्रम है जिसमें हिस्सा लेंगे। माना ही जा रहा है कि इस दौरान अपने पैतृक गांव भी जा सकते हैं। बिल्कुल, जो योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, उनका 3 दिवसीय दौरा है, और इसमें सबसे पहले तो हरिद्वार पहुंचेंगे और जो होटल है, जो एक नवनिर्मित होटल है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद पौड़ी जाएंगे, पौड़ी में उनके गुरु के प्रतिमा का अनावरण है, उनका अनावरण करेंगे। और ये खबर आ रही है कि वो अपने पैतृक गाँव भी जाएंगे, जो कि पंचूर गाँव है, केशवर विधानसभा में, वहाँ भी जा सकते हैं। अभी पूरी तरह से कोई सूचना नहीं मिल पाई है। कहा यह जा रहा है कि योगी अपने गाँव नहीं पहुंचेंगे, माता से नहीं मिलेंगे, पिता तो है नहीं, उनकी डेथ हुई है। ये अभी पर जो है असमंजस की स्थिति है, लेकिन कई कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। डॉक्टर प्रवीण, लेकिन ये माना जा रहा है, आप ऐसे में जो पैतृक गांव में उनके जाने को लेकर के संभावनाएं जो जताई जा रही हैं, परिवार के लोगों में इसको लेकर के क्या उत्सुकता है, और परिवार के लोगों से क्या इस पर बात हुई है, कुछ कंफर्म हो रहा है? परिवार के तमाम लोग अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। गाँव के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 दिवसीय दौरे पर योगी आ रहे हैं, वो गाँव पहुंच सकते हैं और अपनी माता से भी मिल सकते हैं। लेकिन कुछ जो कहा जाता है कि जो भी योगी होते हैं, वो अपने माता पिता से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने पिता की देहांत के बाद ही वो अपने घर में पहुंचे हैं। उनको गाँव, घर और समाज से दूर माना जाता है कि वो माया से दूर होते हैं। तो तमाम चीजों के बारे में भी चर्चा चल रही है कि क्या पहुंचेंगे, अपनी माता से मिलेंगे या नहीं। परिवार से उन्होंने पहले ही त्याग किया है, लेकिन में परिवार में उनको जाना रहेगा नहीं रहेगा, तमाम बातों पर चर्चा चल रही है। और इसी को लेकर गांव में भी हालांकि लोग तैयार हैं, तैयारी उन्होंने की है कि अगर यहाँ पर पहुंचते तो भव्य स्वागत किया जाएगा, लेकिन अभी तक की स्थिति स्पष्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण इस पर जानकारी के लिए। और आज चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो वो कर रहे हैं। बनबसा से टनकपुर तक का ये रोड शो है। सीएम धामी जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल इस दौरान तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आप इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। दरअसल चंपावत में उनका ये रोड शो है और इस रोड शो के जरिए जनता के बीच से होकर के वो जा रहे हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। वहीं देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की है और इसी बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बैठक के दौरान देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के भीतर कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले नहीं हैं, इसके बावजूद सरकार तमाम सावधानियां बरत रही है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के भीतर कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगभग 100% लगाई जा चुकी है। साथ ही कहा कि 4 धाम यात्रा के दृष्टिगत भी राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। यही नहीं, देश भर में लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दाम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आपकी मंशा है और बैठक में इस बात का जिक्र किया गया। देहरादून में अन्य राज्यों के मुकाबले डीजल और पेट्रोल के दाम कम है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान सभी राज्यों से वैट को हटाने की बात कही है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में पहले ही वैट हटाया जा चुका है। के बारे में चर्चा हुई है। हमारे प्रदेश के अंदर अभी कोरोना के बहुत ज़्यादा मरीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पूरी सावधानी बरते हुए सारे हॉस्पिटलों में जो इस्टेब्लिशमेंट के काम हुए हैं उनकी एक बार पुनः समीक्षा करेंगे। बूस्टर डोज यहाँ पर लगनी प्रारंभ हो गई है। पहली डोज और दूसरी डोज
लगभग 100% के आसपास है। पहली डोज 100% हो गई है, दूसरी डोज भी हमारी 97% हो गई है। हम जल्दी से जल्दी उसको भी 100% पूरा कर लेंगे। और जो छोटे बच्चों का कुछ हमें, चूँकि पिछले दिनों हमारी पूरी मशीनरी चुनाव और इसके कारण से लगी रही, उसमें हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो 15 से 18 साल वाले बच्चे हैं या उससे छोटे वाले हैं, उन सभी को जो है ठीक प्रकार से उनका वैक्सीनेशन हो जाए। हम अन्य व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं, 4 धाम यात्रा है, उसको लेकर भी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में जहां बिजली संकट गहराता चला जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इसको लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। कैसे बिजली संकट को दूर करना है, आपको बताएं कि सीएम धामी ने बताया कि अगले 1 हफ्ते तक के लिए कार्य योजना बनाई गई है और सरकार की कोशिश है कि बिजली संकट को पूरी तरीके से आगे दूर किया जाए। नहीं, हमने अभी इसके लिए योजना बनाई है और आपने देखा होगा कि अगले 1 हफ्ते के लिए हमने इसमें कार्य योजना तैयार कर ली है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार का संकट आया है उसका हम क्राइसिस मैनेजमेंट करें और रास्ता निकालें। ये हमारी मांगें क्या हैं, हम हो रहे हैं पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान। तो पानी कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, वो भी कोई फोर्स नहीं पानी में। और किसी के वहाँ 2-2 बार भी आ रहा है पानी, किसी के वहाँ 1 बार भी नहीं आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको टाइम से पानी दिया जाए और रोज़ पानी दिया जाए। एक दिन छोड़ के पानी, कभी 1 दिन छोड़ के आता है, कभी 2 दिन छोड़ के आता है। हम ये चाहते हैं कि टाइम पर आए, क्योंकि विकासनगर से लौटते समय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने केदारवाला में महिलाओं को खेत में गेहूं काटते हुए देखा तो अपना काफिला रोक दिया। रेखा आर्या अपनी कार से उतरकर सीधे खेत में गेहूं काट रही महिला किसानों के बीच जा पहुंची और इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हंसिया उठाई और गेहूं काटने लगी। वहीं अपने बीच मंत्री जी को देख महिलाएं भी आश्चर्यचकित रह गईं। आपको बताएं कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने गेहूं की कटाई के साथ ही थ्रेशर पर गेहूं की मढ़ाई भी की। साथ ही खेतों में काम कर रही महिलाओं से खेत की बुवाई से लेकर क्रय केंद्रों पर गेहूं और अन्य अनाज के विक्रय की जानकारी ली। उन्होंने महिला किसानों से खेती में आने वाली समस्याओं को विस्तार से सुना और महिलाओं से सस्ते गल्ले की दुकानों में सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाले राशन की भी जानकारी ली। बार मुझे इस बात की भी खुशी है कि क्रय केंद्रों में जितना गेहूं का लक्ष्य हमारा लगभग 22 लाख कुंटल गेहूं का लक्ष्य पूरे प्रदेश भर में रखा था, अब की बार क्रय केंद्रों में जो है मात्र 8,000 कुंटल 8,085 कुंटल जो है हमारी गेहूं की खरीद अब तक में, कल तक की जो है वो जो हमारे पास में आंकड़े हैं वो उतनी हो पाई है। जानकारी मिली है कि हमारे किसानों को जो है इससे अधिक अच्छे दामों पे, क्योंकि जो समर्थन मूल्य है वो सरकारी की ओर से 2,015 रुपये है प्रति कुंटल है, और जबकि बाज़ार में जो है 2100 से 2200 प्रति कुंटल जो है किसानों को गेहूं का मूल्य प्राप्त हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को कुछ ही दिन शेष हैं और यात्रा को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के बाद यात्रा रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और आपको बताएं कि हर साल चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन कोरोना के बाद इस बार यात्रा में रिकॉर्ड यात्रियों के आने की संभावना सरकार जता रही है। ऐसे में उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने ये कहा है कि प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। चारधाम यात्रा शुरू होने में मात्र 6 दिन रह गए हैं, लेकिन तैयारियां क्या क्या हुई हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय जी से, जो अभी हमको बता रहे थे कि कमियां क्या क्या हैं और प्रशासन क्या कुछ नहीं कर पा रहा है। सुधीर राय जी, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या होना चाहिए इन 6 दिन में? देखिए, ये यात्रा बिल्कुल सर पे है और कोरोना के कारण 2 साल हमारे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और अब यात्री आने वाला है।
तो उसमें जो तैयारी दुरुस्त होनी चाहिए, वो लगता नहीं है कि इस टाइम पे कोई धरातल पे ऐसे सरकार ने कोई तैयारी करी है। क्योंकि जगह जगह जहाँ पे चेक पोस्टें होती है यात्रियों के लिए, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ आप तमाम देख रहे हैं कि ये जो टंकियाँ हैं हमारे यहाँ पे, जहाँ पे यात्रियों का आना जाना ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे पेयजल की भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करे। टीन शेड जहाँ पे यात्रियों का पंजीकरण होता है, वो टीन शेड की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं है। और जगह जगह जो हमारे लैंड स्लाइड जोन है, वहाँ पे भी जेसीबी की व्यवस्था होनी चाहिए दोनों की तरफ पे। ये ऐसी व्यवस्था भी धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रही है। देखिए राय साहब, बताया जा रहा है कि 2 साल से यात्री कमाए कोरोना की वजह से, इस बार आमद दुगनी तिगनी हो सकती है, तो उसको देख के क्या जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं, इतनी भीड़ यदि एक साथ आती है तो ध्वस्त हो सकती है व्यवस्थाएं? देखिए, निश्चित तौर से अभी मैं बता दूं कि अभी आज तक का जो हमारा यात्री का पंजीकरण है, 1,60,000 के ऊपर यात्रा का पंजीकरण अभी तक हो चुका है और ऐसे ही लगातार पंजीकरण चल रहा है। तो लगता है कि इस साल जो है बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो प्रशासन को चाहिए कि हर तरीके से उनकी व्यवस्था करे। जैसे हमारे गुप्तकाशी के जो हम एरिया की बात करेंगे, केदारनाथ एरिया की बात करेंगे, वहाँ जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो अस्थायी पार्किंग 2-3 जगह पर अस्थायी पार्किंग की वहाँ आवश्यकता है। तो सरकार को वहाँ पर अस्थायी पार्किंग अभी तक बना देनी चाहिए थी। और जो जैसे जो बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, तो वहाँ पे जो है रहने की बड़ी समस्या आ जाती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुकिंग आ रही है, तो रहने की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। वहाँ पे वैकल्पिक की व्यवस्था सरकार ने क्या करी है, कोई टेंटिंग कॉलोनी तैयार करनी चाहिए सरकार को। तो इस तरह की जो व्यवस्था अगर सरकार नहीं करेगी तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। तो ये हमारे साथ थे सुधीर राय, उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि जो मौजूदा जो व्यवस्थाएं हैं चार धाम को लेकर, वो अधूरी हैं, पूरी नहीं है और इस बार यात्रियों का रेला आ सकता है उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए। राहुल मिश्रा, इंडिया न्यूज़, ऋषिकेश। अभी तक हमने 485 गाड़ियों का कल तक का ग्रीन कार्ड जारी कर दिया है और भी गाड़ियां जो आ रही हैं उनका ग्रीन कार्ड जारी करेंगे। 1 तारीख से जो बाहर की गाड़ियां आएंगी उनके लिए हमने अतिरिक्त आरआई की डिमांड करी है और वो आ रहे हैं यहाँ पे। अभी हमारे पास 2 आरआई यहाँ उपलब्ध हैं जो कि ग्रीन कार्ड जारी कर रहे हैं और भी हमने 2 की और डिमांड करी है, तो हम 4 काउंटर बना करके ग्रीन कार्ड जारी करें। मसूरी होटल एसोसिएशन द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को लेकर देर शाम को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बताएं कि मसूरी के एक होटल में आयोजित सम्मान समारोह में मसूरी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी, मसूरी होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संजय अग्रवाल और सचिव अजय भार्गव द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और साथ ही बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर चारधाम यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। और जिन अपेक्षाओं के साथ मसूरी की महान जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उन पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ मांगे इस अवसर पर कही गई हैं, मेरी कोशिश होगी प्राथमिक के आधार पर हम उनका निराकरण करेंगे। और मसूरी में टूरिस्ट आए तो कम से कम 3, 4, 5 दिन रहे, अगल बगल के क्षेत्रों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना मेरी प्राथमिकता होगी। देखिए, हमारी सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो हमने उसके लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि किसी की जान की कीमत से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और बाकी हमारी यात्रा मार्गों को हमने दुरुस्त किया है, सारी सुविधाएं वहाँ पर हमारी सरकार दे रही है और सबसे बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूं। हाईकोर्ट नैनीताल ने शिकायतकर्ता काजी निजामुद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलौर विधानसभा से निर्वाचित बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी को नोटिस जारी किया। चुनावी शपथ पत्र में शैक्षिक योग्यता, आय और संपत्ति का ब्यौरा सहित कई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए जाने की शिकायत पर कोर्ट ने बसपा विधायक से जवाब मांगा है।
वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक और राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि निर्वाचित बसपा विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि चुनाव शपथ पत्र में बसपा विधायक द्वारा शैक्षिक योग्यता और कई अहम तथ्यों को छुपाया गया है, जबकि चुनावी शपथ पत्र में उन सभी का उल्लेख करना अनिवार्य है। आपको बताएं कि मौजूदा विधायक पर जनता को गुमराह कर चुनावी शपथ पत्र में झूठी जानकारी दिखाकर चुनाव अधिकारियों और मंगलौर की जनता को भ्रमित किया गया, इसलिए कोर्ट से चुनाव रद्द किए जाने की मांग की गई। आपको बताएं कि कोर्ट ने आगामी 7 जून को सुनवाई की तारीख रखी है। उनका लगभग पूरा ही शपथ पत्र गलत है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है वो छुपाया। शैक्षिक योग्यता उन्होंने गलत बताई। उन्होंने कहा वो 8वीं हैं। वो जो हमने यहाँ जिस स्कूल का उन्होंने नाम लिखा उस स्कूल से पता किया तो उस नाम का बच्चा इस स्कूल में गया ही नहीं, तो 8वीं भी नहीं है। लोन उनके ऊपर है, लोन नहीं दिखाया। गैर कृषि भूमि नहीं दिखाई, अपनी पत्नी के नाम संपत्ति नहीं दिखाई, जबकि एक बहुत बड़ा मॉल जो बस अड्डे पर है वो उनकी पत्नी के नाम है। लगभग 30-35 बीघे ज़मीन यहीं मंगलौर के पास एक गांव में है। इनके अपने नाम कई फ्लैट्स हैं देहरादून में। तो ये इनकम टैक्स ये अदा नहीं करते। इन्होंने दिखा रखा है पिछले 5 साल में इन्होंने कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया, जो इस फॉर्म के हिसाब से शपथ पत्र इन्होंने दिया है। मंगलौर को और मंगलौर की जनता को इन्होंने गलत शपथ पत्र चुनाव आयोग में देकर जो बरगलाया है और अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्होंने किया, उसके विरोध में हमने यहाँ पर चुनाव इलेक्शन पिटीशन हमने दायर की। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के समस्त ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य काफी नाराज चल रहे हैं और इन जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का मटेरियल का भुगतान 2019 से अभी तक नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और अगर जल्द ही इसका भुगतान नहीं किया जाता तो वो बहुत जल्द उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को विवश होंगे। आपको बताएं कि मनरेगा योजना में 60% मजदूरों के खाते में सीधे ब्लॉक स्तर पर जमा होता है, बाकी के 40% का भुगतान सीमेंट और रॉ मटेरियल के रूप में अलग से मिलता है, लेकिन 2019 से इसका भुगतान नहीं हुआ, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण योजनाओं और सरकार के 100 दिन के रोजगार गारंटी योजना पर इसका असर पड़ रहा है। इसके पीछे कारण ये है, फाइलें तो हमारी कंप्लीट है, लेकिन मतलब हमें टोटल पैसा इस टाइम 1 करोड़ 30 लाख रुपए मिला है, जबकि हमारे FTO 8 करोड़ के बने हुए हैं और जो कंप्यूटर पे जो हमारे शो हो रहे हैं एक बार में 792 योजनाएं प्रदर्शित हो रही है। जब 792 योजनाएं पूर्ण हो जाएगी उसके बाद आगे के FTO सीरियल वाइज उनको FTO दिया जाएगा। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आते हैं आपके गाजना पट्टी से, जो कि उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र है। अंतिम गांव पड़ता हमारा जो क्षेत्र है वो अंतिम रायमेर, जो हमारा गांव है रायमेर क्षेत्र पड़ता हमारा अंतिम क्षेत्र पड़ता है। 70 से 75 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे आते हैं और विगत 2-2.5 साल से हम मनरेगा जो हमारे कार्य हुए हैं उसका अभी तक कोई भी जो उसका मिस्त्री का पेमेंट या उसका रेत मटेरियल जो भी है सीमेंट का पैसा, एक भी पैसे का कोई हमें जो है वितरण नहीं हो पाया है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं कि अभी हमारे कार्यकाल को 1.25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी हमारा जो 40% है, मतलब ना 60-40 का रेशियो होता है, 60 तो लेवल हो जाती है, लेकिन 40% जो मटेरियल का पैसा आता है वो आज तक भी नहीं आ पाया, जिसके लिए पूरे क्षेत्रीय पंचायत, पूरे प्रधान, जिला पंचायत के तमाम सारे सदस्य बहुत आक्रोशित हैं। इस चीज़ के लिए हमारे द्वारा कई बार जिलाधिकारी महोदय को, हमारे विकासखंड के जो प्रथम व्यक्ति हमारे आदरणीय प्रमुख महोदय को, हमारे द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय को और हमारे जो जितने भी जिले में जो शीर्ष अधिकारी जैसे CMO हो गया, CDO साहब हो गया, DDO साहब हो गया, हमारे द्वारा कई बार उनसे वार्तालाप किए, मौखिक बोला गया, लिखित बोला गया, लेकिन किसी भी प्रकार के द्वारा किसी भी प्रकार से सरकार पर असर नहीं पड़ता। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।